हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 11th मैथ्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम इस पूरे लेसन को कवर करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। बिल्कुल। तो ये जो पूरा लेसन है ये एक कहानी की तरह है और कहानी की शुरुआत होती है सेट से। सेट्स क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख लें, क्योंकि सेट्स तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाली। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि कहानी की शुरुआत होती है सेट से और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस तरह से अगर हमारे पास दो सेट्स दिए हुए हैं तो उन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में हम किस तरह से एक कनेक्शन डेवलप करते हैं, कैसे उन एलिमेंट्स को हम कनेक्ट कराते हैं। और इसी दौरान हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कहानी के दूसरे भाग में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से हम दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं और वहीं हम सीखते हैं रिलेशंस। और फाइनली कहानी के तीसरे भाग में हम ये देखते हैं कि कौन से वो स्पेशल रिलेशंस होते हैं जिन्हें कहा जाता है फंक्शंस। और पता है फंक्शंस जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत 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 क्रिटिकल होता है। क्यों होता है क्रिटिकल, ये तो हम जानेंगे जैसे जैसे हम इस कहानी के आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस लेसन में हमें सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है: कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। दैट्स इट। काफी आसान है, काफी लॉजिकल है। अगर ये एक बार अच्छे से समझ आ गया कॉन्सेप्ट तो उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर पाओगे। जनरली दिक्कत यह आती है कि बच्चे जो है बुक में जो भी फॉर्मूले वगैरह दिए हैं वो पढ़ के और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, सोचते हैं कि फॉर्मूले रट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम में हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। बट हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम समझेंगे रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इन्हें हम क्यों पढ़ते हैं, और उसके बाद फॉर्मूले तो हम भी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस तो हम भी प्रैक्टिस करेंगे और नंबर अच्छे तो हमारे भी आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Let us suppose we have a set B, which is a set of bottles where we have 2 elements, one red and one purple. And we have another set C, which is the set of caps of the bottles where we have 3 elements, that is red, purple and yellow. अब अगर हमें ये कहा जाए कि ये जो दोनों सेट्स हैं, इन दोनों सेट्स के चीज़ों को मिला के हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक सेट में बॉटल्स हैं, दूसरे सेट में कैप्स हैं, तो अलग अलग कलर के बॉटल के साथ अलग अलग कलर के कैप्स के कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो चलिए देखते हैं। रेड बॉटल with red cap, red bottle with purple cap, red bottle with yellow cap, purple bottle with red cap, purple bottle with purple cap and purple bottle with yellow cap. तो कुल मिला के हम देखते हैं कि टोटल 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, राइट। और जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की, तो हम बात करते हैं एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये सारे पॉसिबिलिटीज इंक्लूड हो जाएं और इसे ही हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसके अंदर ये जो पेयर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर काफ़ी क्रिटिकल होता है। यानी कि अगर जहाँ पे हमने लिखा है आर पी, उसको हम पी आर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के मीनिंग में काफ़ी फ़र्क होता है, जो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में होता क्या है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा इसके बेसिस पे अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स. If we are given 2 non-empty sets P and Q, the Cartesian product of P and Q is denoted by P into Q, is the set of all ordered pairs where the first element is a member of P and the second element is a member of Q. अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ important points. पहला, 2 ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the corresponding second elements are also equal. तो बेसिकली अगर हम ordered pairs की बात करें तो ordered element pair में अगर एक हमारा पेयर है A, B
ठीक है। और अगर एक दूसरा हमारा पेयर है बी कॉमा ए, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के केस में ये ज़रूरी है कि हमारा पहला एलिमेंट यानी कि ए वो दूसरे सेट का भी पहला एलिमेंट से ही इक्वल हो। करेक्ट? तो पहला एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह के अगर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो हमने ये पहले भी देखा है कि ऑर्डर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं दो सेट्स का, जैसे ए इंटू बी और b इंटू ए जब हम निकालते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है a जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए बी, और हमारे पास एक दूसरा सेट है b जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 5 और 6। ठीक है, अब अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, a इंटू बी अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, a कॉमा 5, a कॉमा 6, b कॉमा 5 और b कॉमा 6, ये हो जाएंगे इसके ऑर्डर्ड एलिमेंट पेयर्स। ठीक है, अब हम निकालते हैं b क्रॉस a और देखते हैं उसमें हमें क्या मिलता है। जब b क्रॉस a हम करेंगे तो हमारा जो पहला एलिमेंट है वो सब चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा b a 5 कॉमा a, 5 कॉमा b, 6 कॉमा a और 6 कॉमा b। ठीक है, अगर अब हम इन दोनों को देखें A5 और 5A, क्या ये बराबर है? नहीं, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं अगर पहला एलिमेंट पहले से बराबर हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे से बराबर हो। राइट? ऐसा क्यों? लॉजिकली सोच के देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम कुछ कोड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी चीज़ की कोड बनानी है। ठीक है, आपने देखा होगा गाड़ी का नंबर होता है, पिन कोड होता है, इन सब चीज़ों में क्या होती है, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों होते हैं। बट ऐसी चीज़ों में A5 और 5A, क्या ये दोनों सेम होता है? नहीं होता है। राइट? तो उसी लॉजिक के हिसाब से हमें ये जानना है कि जब कभी भी हम ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें इनफैक्ट इसका नाम ही इसलिए रखा गया है ऑर्डर्ड, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला एलिमेंट है वो पहला है, जो दूसरा है वो दूसरा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट को देखते हैं। अगर हम a इंटू ए करते हैं तो हमें किस तरह का एलिमेंट मिलेगा? यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं पाएंगे। पेयर्स का मतलब होता है दो का सेट। यहाँ पे चूंकि हम 3 सेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसीलिए हमें जो मिलेगा उसमें भी 3 एलिमेंट्स होंगे, और इस तरह के केस को हम कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। नॉर्मली हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें चूंकि 3 है तो इसीलिए इसे हम कहेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। अभी हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे कुछ कुछ, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर हम ये जो 2 सेट की हम बात करते हैं उसमें से एक भी सेट अगर इनफाइनाइट सेट है तो फिर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका लॉजिक ठीक उसी तरह है जैसे अगर हम किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है रिजल्ट? इन्फिनिटी। उसी तरह से अगर इन दोनों में से कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी सेट होता है यानी कि नल सेट होता है तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? नल सेट। ठीक उसी तरह जिस तरह से अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट होता है 0। राइट? अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, अब अगर हमारे पास 2 सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक सेट A है, एक सेट B है। सेट A में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट B में भी 2 एलिमेंट्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? राइट? क्योंकि यहाँ तो चलो छोटा छोटा है, हमने करके देख लिया कि यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, बट मान लो सेट A के अंदर 10 एलिमेंट है, सेट B के अंदर 12 एलिमेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो वहाँ काम आएगा ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे तब भी ये बिल्कुल काम कर जाएगा, क्योंकि इस केस में
एटलीस्ट इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी कितने हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से 2 × 2 यानी कि 4 और हम देखते हैं यहाँ पे 4 ही है 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं राइट। तो ये फॉर्मूला हमें काफ़ी काम आने वाला है आगे जाकर। और ठीक इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 सेट हैं ए बी सी तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी इंटू सी जो ट्रिपलेट आएगा उसका रिजल्ट क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अगर यहाँ पे ए बी के बजाय एक और सी भी रहता जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं तब फिर इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें कितने हो जाते उसमें 2 × 2 × 2 यानी कि 8 एलिमेंट्स हो जाते। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जब क्लियर ही है तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, p इज इक्वल टू p, फॉर्म द सेट्स x इंटू p एंड p इंटू x। ठीक है, हमारे पास एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे x इंटू p। ये क्या हो जाएगा, x का पहला एलिमेंट p के पहले एलिमेंट के साथ, यानी कि x, p, उसके बाद हो जाएगा y, p और उसके बाद हो जाएगा z, p। तो ये हो गया हमारा x इंटू p। अब निकालते हैं p इंटू x। जब p इंटू x निकालेंगे तो p हमारा पहला सेट है, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट हो जाएगा p, px, py और pz। और क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑर्डर मैटर्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4 एंड c इज इक्वल टू 4 5 6। ठीक है, हमारे पास ये 3 सेट्स दिए हुए हैं, हमें निकालना है a इंटू बी इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले b इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन मतलब जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं b और c में, तो b इंटरसेक्शन c जो है इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है 4, क्योंकि 4 दोनों में है, तो b इंटरसेक्शन c हो गया 4 और a दिया हुआ है 1 2 3। तो अब बेसिकली हमें इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, 4, 2, 4, 3, 4। ये हो जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी तरीके से हो सकता है आपको पूछा जाए कि a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। अब ये मैं करूँगी नहीं, ये आपको खुद करना है। a इंटू बी पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उसी तरह a इंटू सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको निकाल लेंगे। काफ़ी सिंपल है, बट ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ a इज इक्वल टू 5 6, फॉर्म द सेट a इंटू a यानी कि ऑर्डर ट्रिपलेट। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 a है बेसिकली, एक a, इसको मल्टीप्लाई करना है एक और a के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है एक और a के साथ। तो अब यहाँ पे किस तरह का आएगा ऑर्डर्ड पेयर, 3 3 कप आएगा राइट। यहाँ पे एक एक 2 2 नहीं आएंगे, पेयर नहीं आएंगे, बेसिकली यहाँ ट्रिपलेट्स आएंगे। तो पहले क्या करेंगे 5 5 5, तीनों के पहले एलिमेंट को ले लेते हैं 5 5 5। अगला कॉम्बिनेशन हो सकता है, अभी पहले 5 को फिक्स रखेंगे, ठीक है, तो इसको फिक्स रखा 5 5 ले लिया, अब इसको भी फिक्स रखे 6 ले लिया, तो 5 5 6 ले लिया। ठीक है, अब क्या किया, इसको भी चेंज कर दिया, तो ये हो गया 5 6 5। ठीक है, बट हम स्टार्टिंग का 5 को अभी कॉमन रखे हैं और देख रहे हैं बाकी दोनों में कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अब एक लास्ट कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है वो है 5 6 6। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 ट्रिपलेट्स लिख लिए हैं। इसके बाद हम स्टार्टिंग के इसको 6 कर देते हैं। ये अगर 6 हो जाएगा तब भी इधर के दोनों में ये सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, यानी कि 6 5 5 6 5 6 6 6 5 और 6 6 6। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कभी भी अगर आपको इस तरह का डाउट हो कि मैंने सारे कॉम्बिनेशन लिखे हैं ना, तो क्रॉस चेक करने के लिए आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं। इसमें आपके पास 3 सेट थे, हर एक में 2-2 थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 2 × 2 × 2 यानी कि 8 होने चाहिए। अब आप चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 8 ही है, यानी कि आपने कुछ भी मिस नहीं किया है। Question number 4. If R is the set of all real numbers, what do the Cartesian products R into R and R into R into R represent? ठीक है, तो अब R जो है ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो R में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं A, जहाँ पे A बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब जब R इंटू R करेंगे तो इसके अंदर पेयर्स बनेंगे, राइट, क्योंकि हम 2 सेट में से एक एक एलिमेंट ले रहे हैं। तो इस बार जो हमारे पेयर्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, जहाँ पे A B दोनों ही बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स को। जब हम इनका ट्रिपलेट लेंगे R इंटू R, तो हमें मिलेगा ट्रिपलेट, इसमें रहेगा A B C, जहाँ पर A B C दे ऑल बिलोंग टू रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5. The Cartesian product A into A has 9 elements, among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining elements of A into A. काफ़ी सिंपल सा सॉल्यूशन है, लेकिन शायद क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा कि काफ़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बट है नहीं। इसमें हमारे पास दिया हुआ क्या है? इसमें दिया हुआ है कि A into A में 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो A इंटू A में है 9। हमें क्या पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू B में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अब यहाँ A और B तो बराबर ही है, दोनों ही A है, तो इससे हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है, दैट इज 3, तभी तो 3 × 3 9 है, करेक्ट। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो A है सेट, इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट जो दिया हुआ है, प्रोडक्ट के अंदर इसमें से 2 ऑर्डर्ड पेयर हमें दिए हुए हैं, -1 0 और 0 1। इससे हमें ये भी पता चलता है कि -1 जो है ये A का ही एक, मतलब A जो है वो बेसिकली एक इस तरह का होगा जिसके अंदर 3 A का सेट कुछ ऐसा होगा, राइट, जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। अब इसको देख के हमें पता चल रहा है A के अंदर एक -1 है एलिमेंट और A के अंदर एक 0 एलिमेंट भी है, राइट, क्योंकि A क्रॉस A इंटू A जब हम करेंगे तो A से ही हम पहला एलिमेंट लेंगे, राइट। तो उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर एक -1 होगा और यहाँ पर एक 0 होगा, तभी तो इनके फर्स्ट एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो पीछे वाला एलिमेंट है, जो इमेज है, वो बेसिकली दूसरे वाले A का है, करेक्ट। तो दूसरे वाले A के जो एलिमेंट्स हैं उसमें एक 1 भी है, तो इसका मतलब है कि ये जो तीसरा एलिमेंट होगा ये क्या होगा? ये 1 होगा, तभी तो ये बनेगा, राइट, क्योंकि ये जब इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट में क्या होगा? कहीं पे एक जगह -1 पहले आएगा, फिर 0 पहले आएगा, फिर 1 पहले आएगा और उसके बाद फिर ये वाले आएंगे, करेक्ट। तो इस तरह से सिर्फ ये दोनों को देखते हुए हम बता सकते हैं कि A का जो सेट है वो कैसा होगा, तो ये A का सेट होगा। अब अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि A क्रॉस A अगर हम निकालते हैं तो वो कैसा होगा? वो होगा -1 -1 -1 0 -1 1, उसके बाद 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 1 1। तो कुछ इस तरीके से होगा A इंटू A का पूरा सेट। अब हम आ चुके हैं कहानी के दूसरे भाग में, जहां हम बात करेंगे रिलेशंस के बारे में। रिलेशन यानी कि रिश्ते क्या होते हैं? ये हम सब के आसपास बहुत सारे हमारे खुद के रिलेशंस होते हैं। हमारा अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन, हमारा अपने बच्चों के साथ रिलेशन, एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ रिलेशन, तो हर तरह के रिलेशंस हमारे आसपास होते हैं।
और हमेशा हम देखते हैं कि ये जितने भी रिलेशंस होते हैं इनमें दो ऑब्जेक्ट्स ज़रूर होते हैं। अगर हम बात करते हैं एक माँ और बच्चे के बीच के रिलेशन की, तो उसमें एक माँ और एक बच्चा, दो ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन की, तो वहाँ पे एक टीचर और एक स्टूडेंट का होना ज़रूरी है। यानी कि किसी भी रिलेशन के होने के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि हर रिलेशन का एक पैटर्न होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक माँ और बच्चे के रिलेशन की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच के रिलेशन की एक अलग प्रॉपर्टी होती है। तो हर रिलेशन का एक खुद का प्रॉपर्टी होता है। तो ये है रिलेशन। अब बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में रिलेशंस होते हैं क्या? अगर होते हैं तो कैसे होते हैं? बिल्कुल होते हैं मैथमेटिक्स में रिलेशंस। कितनी बार हम कहते हैं कि लाइन M इज परपेंडिकुलर टू लाइन N, लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, नंबर P इज ग्रेटर देन नंबर Q, सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। क्या है ये सब? ये रिलेशंस ही तो हैं जिसमें हम बता रहे हैं दो सेट के बीच का रिलेशन, दो नंबर्स के बीच का रिलेशन, दो लाइन के बीच का रिलेशन। तो इस तरह से हमें पता है कि मैथमेटिक्स में बहुत 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 सारे रिलेशंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि रिलेशन को हम सेट्स के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट A और सेट B। अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों और कैसे? इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट A और सेट B। सेट A के अंदर हमारे कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे कि ABC, और सेट B के अंदर 4 नाम हैं, लोगों के नाम हैं, जैसे अमित, बिट्टू, भोली और डॉन। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि A इंटू B क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट, A कॉमा अमित, A कॉमा बिट्टू, A कॉमा भोली, तो ये हो जाएंगे इसके सारे पॉसिबल ऑप्शंस। तो यानी कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को सिर्फ देखें तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, राइट। अब जो हमारा सवाल था कि रिलेशन जो है वो इसी का सबसेट होगा, मतलब रिलेशन फ्रॉम A टू B जो है वो इसी का सबसेट होगा। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा सबसेट होगा, ये कौन बताएगा हमें? तो ये बेसिकली बताएगा एक रिलेशनशिप। तो हम एक रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं इन दोनों सेट्स के बीच में। मान लेते हैं कि हमने एक ऐसा रिलेशनशिप डिफाइन किया कि हमें सिर्फ वही लोगों के नाम चाहिए जिनका नाम A या B से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हम ऐसा कहते हैं, अगर ये मेरा रिलेशनशिप का डेफिनेशन है, तो उस केस में मेरा रिलेशन में क्या क्या आएगा, उस रिलेशन वाले सेट में कौन से वाले एलिमेंट्स आएंगे? A और B वाले आएंगे, C वाले नहीं आएंगे, राइट। तो अब हमारे उसमें ये हट जाएगा, मतलब हालांकि ये A इंटू B में तो है, बट रिलेशन वाले सेट में रह जाएगा सिर्फ A और B वाले एलिमेंट्स। अब मैं सारे नहीं लिख रही हूँ, बट ये आएगा B डॉन तक। तो आखिरी के जो 4 एलिमेंट्स हैं ये हमारे रिलेशन वाले सेट से हट जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है वो A इंटू B का सबसेट है। तो बेसिकली रिलेशन हम चाहे कुछ भी उसका क्राइटेरिया क्यों ना रखें, जो भी क्राइटेरिया होगा वो A इंटू B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को ऑलरेडी डाल देते हैं, राइट। तो ये हमारा रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। अब जब हम रिलेशन की बात करते हैं, जो हमारा पहला एलिमेंट होता है, ये तो हमारा पहले सेट A का एलिमेंट है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग उसको हम कहते हैं इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि हम कहेंगे अमित इज इमेज ऑफ A, बिट्टू इज इमेज ऑफ A, भोली इज इमेज ऑफ A। इस तरह से हम कहते हैं। हालांकि ये सारे इसके इमेज नहीं है, ये सिर्फ रिलेशंस में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम रिलेशन वाले सेट को देखें तो इसके अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सब में ये ट्रू है। अमित इज
image of A, Bittu is image of A, Bholi is image of A, Don is image of A. ठीक है, तो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. और अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें हम अभी सीखेंगे कि किस तरह से ये डायग्राम हम बनाते हैं. बट यहाँ पे हम देखते हैं कि अमित से जो है, ए से जो है अमित कनेक्टेड है या रिलेटेड है, बी से जो है बिट्टू और भोली ये दोनों रिलेटेड है, और सी से कोई भी रिलेटेड नहीं है. राइट तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे रिलेशन का एक क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम रिलेशन का सेट बनाते हैं जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. जब हम रिलेशंस पढ़ेंगे तो हम 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, डोमेन, रेंज और कोडोमेन. तो सबसे पहले डोमेन से स्टार्ट करते हैं. डोमेन क्या होता है? डोमेन होते हैं द सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट्स, यानी कि वो सारे इनपुट्स जो हमारे रिलेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है. एग्जाम्पल लेते हैं. अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें जो हमारा इनपुट एंड में सेट था वो था सेट ए, और इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स थे? ए बी सी. ठीक है, टोटल एलिमेंट्स तो ए बी सी थे, लेकिन जो हमारा रिलेशन का क्राइटेरिया था वो ये कह रहा था कि हमें सिर्फ वैसे ही नाम चाहिए जो ए या बी से स्टार्ट हो, यानी कि परमिसिबल इनपुट्स कौन से हैं? ए और बी. यानी कि हमारा डोमेन क्या है? ए बी. क्लियर? तो डोमेन यानी कि परमिसिबल इनपुट्स, वैसे इनपुट्स जो हमारे रिलेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है. नेक्स्ट, रेंज. रेंज होता है परमिसिबल आउटपुट, वैसे आउटपुट जो हमारे रिलेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है. तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट एंड में देखें तो हमारा सेट बी है. तो सेट बी में टोटल 4 नाम हैं, बट उसमें से 3 ऐसे नाम हैं जो ए या बी से स्टार्ट होते हैं, अमित, बिट्टू, भोली. तो ये 3 जो है ये हमारे परमिसिबल आउटपुट्स हैं, इसीलिए हमारा रेंज हो जाएगा अमित, बिट्टू, भोली. अब तीसरी चीज की बात करते हैं जो कि है कोडोमेन. कोडोमेन का मतलब होता है कि टोटल पॉसिबल आउटपुट्स कितने हैं, मतलब जो हमारा सेट बी है इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सारे पॉसिबल आउटपुट्स. फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो रिलेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है या नहीं. तो हमारा कोडोमेन इस केस में क्या हो जाएगा? अमित, बिट्टू, भोली, डॉन. तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो रिलेशन, फंक्शन सब के अक्रॉस ट्रू रहेगा, और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हम इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे. डोमेन यानी कि परमिसिबल इनपुट्स जो हमारे रिलेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे वैसे इनपुट्स. रेंज यानी कि परमिसिबल आउटपुट्स जो हमारे रिलेशन को क्राइटेरिया के सेटिस्फाई करे वैसे आउटपुट्स. कोडोमेन यानी कि ऑल पॉसिबल आउटपुट्स. ठीक है, यहां तक क्लियर है? रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिलेशन को हम चाहे तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर मेथड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लेते हैं कि हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से कि रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स वाई, जहां पर y इज इक्वल टू x माइनस 1. तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक गिवन सेट है. गिवन सेट जो है वो क्या है? उसमें 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स हैं, और हमने एक रिलेशन को डिफाइन किया कि रिलेशन जो है वो ऐसा होगा एक्स वाई सच दैट y जो है वो x माइनस 1 होगा. ठीक है, और ये रिलेशन a टू a में ही है. ठीक है, अगर एक सेट a है दूसरा सेट भी a है और उनके बीच का रिलेशन कुछ ऐसा होगा. ठीक है, तो जब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये हो गया हमारा सेट बिल्डर मेथड, जिसमें हम एक प्रॉपर्टी बता देते हैं बट प्रॉपर सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं. बट इसी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में ये हो जाएगा x, y, तो मतलब 1, 1 - 1 जो कि 0 है. अब 0 तो इसका पार्ट है नहीं, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? ये 2 से स्टार्ट होगा. 2, 2 - 1 यानी कि 1. उसके बाद 3, 3 - 1 यानी कि 2. उसके बाद 4, 4 - 3, 4 - 1 यानी कि 3. 5 तो खैर है ही नहीं. तो ये हो जाएगा हमारा जो रिलेशन सेट जो है उसके अंदर इतने ही एलिमेंट्स आएंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसके अंदर हम प्रॉपर जो हमारे एलिमेंट पेयर्स हैं उनको लिखते हैं.
सेट बिल्डर में हम सिर्फ प्रॉपर्टी बता देते हैं, और एरो डायग्राम जो है ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने बनाया सेट ए जिसमें है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर भी हमने बनाया सेट ए जिसके अंदर है 1 2 3 4, क्योंकि ये रिलेशन सेट ए टू सेट ए ही है, राइट। अब जो है ये रिलेशन हमें बताता है कि 2 पॉइंट करता है 1 की तरफ, तो मतलब 2 to 1, 3 पॉइंट करता है 2 की तरफ, और 4 पॉइंट करता है 3 की तरफ, राइट। तो ये जो है ये डायग्राम हमें क्लियरली बताता है कि कौन सा नंबर किस नंबर की तरफ पॉइंट करता है। तो बेसिकली ये जो एरोज हैं ये हमें रिलेशन बताते हैं सेट ए और जो दूसरा सेट है उनके बीच में। बेसिकली यहाँ पे तो दोनों ही सेट ए हैं, इन दोनों सेट के बीच का रिलेशन हमें ये एरोज बताते हैं, और इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम एरो डायग्राम कहते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में। तो इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमारा रेंज क्या है। रेंज मतलब जो अलाउड आउटपुट्स हैं, जो परमिसिबल आउटपुट्स हैं। परमिसिबल आउटपुट्स कौन कौन से हैं? 1 2 और 3। तो 1 2 3 ये जो है ये हो जाएगा हमारा रेंज, क्योंकि ये परमिसिबल आउटपुट्स हैं एज पर द रिलेशन के कंडीशन के हिसाब से यही 3 आउटपुट अलाउड है। तो ये हमारा रेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ का डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा जो इनपुट्स हमारी जा रही हैं इस रिलेशन में, जैसे कि 2 3 4। तो 2 3 4 जो है ये हो जाएगा हमारा डोमेन। 2 3 4 हो जाएगा हमारा डोमेन। और कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन होता है बेसिकली इधर का ये जो आउटपुट साइड में जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं उसे हम कहते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि रिलेशन का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। मान लेते हैं एक सेट है 1 2 3 4 14 तक, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A बाई R इज इक्वल टू एक्स वाई, जहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू A, ठीक है। राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन, रेंज। एक बार हम रिलेशन को डिफाइन कर लेंगे फिर तो हम सब कुछ निकाल लेंगे, है ना। तो इसको ज़्यादा आसानी से समझने के लिए हम एरो डायग्राम का यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 से ले करके 14 तक सारे नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा सेट ए ही है क्योंकि ये जो रिलेशन है ये ए टू ए में डेवलप करना है, तो इधर भी हमारे पास सेट ए ही है, ठीक है। रिलेशन क्या कह रहा है कि क्या रिलेशनशिप का कंडीशन है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? y बेसिकली हमेशा हमारा आउटपुट होता है और x जो है वो हमारा इनपुट साइड में है, राइट। तो इस इक्वेशन के हिसाब से y इज इक्वल टू 3x, ठीक है ना। तो जो भी हम रिलेशन डिफाइन करने वाले हैं उसका फॉर्म कुछ ऐसा रहेगा, मतलब इसके अंदर के जो एलिमेंट्स रहेंगे उनका फॉर्म रहेगा x, 3x, मतलब x, y रहेगा, y की जगह हमने लिखा 3x। तो इस फॉर्मेट में रहेगा बेसिकली। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला x का पहला वैल्यू क्या है? 1, 1 इंटू 3 यानी कि 3। तो ये 1 है, ये 1 पॉइंट करेगा 3 को, ठीक है। दूसरा लिखते हैं, x की दूसरी वैल्यू है 2, 2 इंटू 3 हो गया 6। तो 2 जो है ये पॉइंट करेगा, मान लेते हैं यहाँ पे 4 5 6 ऐसे है, तो 2 पॉइंट करेगा 6 को। उसके बाद है 3, 3 इंटू 3 9, तो 3 पॉइंट करेगा, मान लेते हैं कि यहाँ कहीं 9 है, तो 3 पॉइंट करेगा 9 को। उसके बाद 4 पॉइंट करेगा 12 को, 4 इंटू 3 12। तो अगर यहाँ पर 4 है और मान लेते हैं यहीं कहीं 12 भी है, ठीक है। उसके बाद होगा 5 इंटू 3 15, बट 15 तो इनका पार्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली 5 का नंबर आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 15 इसका पार्ट नहीं है, राइट। तो इसका मतलब रिलेशन का हमारा सेट यहीं तक रहेगा। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके। अब हम ये देखते हैं कि अच्छा एक बार और मैं बताती हूँ कि 5, 15 इंक्लूड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 15 जो नंबर है वो इस सेट के अंदर है ही नहीं। जब इस सेट के अंदर ही नहीं है तो हम रिलेशन कैसे बनाएंगे?
रिलेशन बनाने के लिए हमेशा दो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों सेट्स में होना चाहिए, राइट, तभी तो रिलेशन बनेगा। 5 इधर है बट 15 इधर नहीं है, तो रिलेशन नहीं बन पाएगा, करेक्ट। इसीलिए 5, 15 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये तो हमने जो मेन काम था हमारा वो हमने कर दिया है, ग्रेट। अब निकालते हैं डोमेन। डोमेन मतलब क्या हुआ, जितने हमारे इस रिलेशन में इनपुट्स हैं, रिलेशन के अंदर इनपुट्स कहाँ से आते हैं, इस वाले सेट से आते हैं, यानी कि जो पहला जो एलिमेंट हम लिखते हैं वो हमारे इनपुट साइड में होता है, राइट। तो इसीलिए हमारा डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4। हालांकि यहाँ तो 14 तक है बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, रिलेशन के अंदर कितने इनपुट्स हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज में क्या आता है, परमिसिबल आउटपुट्स। इस रिलेशन के हिसाब से कौन से आउटपुट्स अलाउड है, कौन से आउटपुट्स अलाउड है, 3 6 9 और 12 इतने ही अलाउड है रिलेशन के क्राइटेरिया के हिसाब से। तो ये हो जाएगा रेंज 3 6 9 और 12। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है कितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं हमारे आउटपुट साइड में, यानी कि इस आउटपुट वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें तो सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये कोडोमेन हो जाएगा 1 2 3 से लेकर के 14 तक। तो ये हो जाएगा हमारा डोमेन, रेंज और कोडोमेन। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको याद रखना है कि रेंज क्या होता है, परमिसिबल आउटपुट्स, मतलब कौन से आउटपुट्स अलाउड हैं वो वाले रेंज होते हैं। डोमेन क्या होता है, परमिसिबल इनपुट्स, यानी कि कौन से वो इनपुट्स हैं जो रिलेशन का पार्ट है। और कोडोमेन होता है ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस की। जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि रिलेशंस होते क्या हैं, दे आर बेसिकली सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, यानी कि A इंटू बी, यानी कि जिसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, उसी का सबसेट एक होता है जो रिलेशन होता है, ठीक है। तो रिलेशंस कितने होंगे ये डिपेंड करेगा कि वो A इंटू बी जो है उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है रिलेशंस, राइट। तो उसके जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं उतने तक ही रिलेशंस हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, राइट। तो अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है, एक सेट A है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 1 2, एक सेट B है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितने हैं, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में कितने हैं, 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A B के प्रोडक्ट में कितना होगा, अगर A इंटू बी निकालें कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इनमें कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 इंटू 1 यानी कि 2, राइट। यहाँ तक हमें पता है, राइट। तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखें तो हम ये लिखेंगे कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में P है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर B में Q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटू बी में कितना होगा, PQ। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो A इंटू बी है इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, अगर इसके अंदर PQ एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर PQ एलिमेंट्स हैं उसमें तो PQ एलिमेंट्स के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, दैट इज गिवन बाय 2 टू द पावर PQ। जैसे अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं तो दो एलिमेंट के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 2, यानी कि 4 सबसेट्स बन सकते हैं, करेक्ट। तो इसके जो 4 पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कंक्लूजन ये है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में P है और B में Q है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटू बी में PQ होगा और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है वो होगा 2 टू द पावर PQ। अगर हम चाहें तो ये A B का एग्जाम्पल लेके इसको करके भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम A इंटू बी एक्चुअली में निकालें तो हम देखेंगे कि A इंटू बी क्या आएगा, A इंटू बी आएगा 1,3 2,3। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2।
ऐसा ही हमने बताया था कि इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे। अब इसके अगर हम पॉसिबल सबसेट्स निकालें तो कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे? एक तो इसका एम्प्टी सेट जो सबका सबसेट होता है, उसके बाद एक सबसेट हो सकता है 1 3, एक सबसेट हो सकता है 2 3, और एक सबसेट ये खुद होगा क्योंकि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके 4 पॉसिबल सबसेट्स हैं, और ऐसा ही हमने फॉर्मूले से भी बताया था। अब हम आ चुके हैं कहानी के तीसरे भाग में, जहां पे हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। इनफैक्ट फंक्शंस को समझने के लिए हमने रिलेशंस समझा, रिलेशंस को समझने के लिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट समझा। तो आप सोच रहे होंगे कि फंक्शंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, फंक्शन जो है मैथमेटिक्स में वाकई में बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि फंक्शंस ही एक लौता तरीका है जिससे हम आउटपुट को कंप्यूट कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, सब जगह एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड फंक्शंस। इनफैक्ट हम फिजिक्स में ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं, राइट? क्या है वो? फंक्शन ऑफ टाइम। हम मैथमेटिक्स में इतनी इक्वेशंस पढ़ते हैं, वो क्या है? फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो हम देखते हैं कि फंक्शन इज एवरीवेयर एंड फंक्शन इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट। तो इसीलिए इसे तो समझना जरूरी है। तो अब जानते हैं कि फंक्शन होता क्या है। एक बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ सेट ऑफ एक्शन, जिसमें कुछ एक्शन होता है, कुछ काम होते रहता है। कैसा काम? अब मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो कुछ मैथमेटिकल काम ही होता रहेगा। आप ऐसा सोच लीजिए कि एक मैजिक बॉक्स है मेरे पास, एक डब्बा है, ठीक है? और मैंने उस मैजिक बॉक्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि तुम्हारे अंदर मैं कुछ भी भेजूं, तुम्हें उसे डबल करके बाहर निकालना है, ठीक है? और मैजिक बॉक्स ने बोला, जो हुक्म मेरे आका। तो अब अगर इस मैजिक बॉक्स में मैं 2 डालूंगी तो बाहर आएगा 4, मैं 4 डालूंगी बाहर आएगा 8, मैं 100 डालूंगी बाहर आएगा 200। तो बेसिकली ये मैजिक बॉक्स क्या कर रहा है? ये एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है जिसमें इसके अंदर जो भी इनपुट जा रहा है वो उसको डबल करके आउटपुट दे रहा है। तो अगर इसके अंदर x जा रहा है तो इससे 2x बाहर आ रहा है। तो ठीक इसी मैजिक बॉक्स की तरह काम करता है फंक्शन। अब आप पूछेंगे कि फंक्शन के अंदर किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं? किसी भी तरह के। वो डबल कर सकता है, वो स्क्वायर्स कर सकता है, मॉड्यूलस फंक्शंस होते हैं, इनफैक्ट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी होते हैं, हर तरह के फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन बेसिकली यही होता है कि उसको एक इनपुट दो, फंक्शन अपना काम करेगा, अपना एक्शन करेगा और हमें एक आउटपुट देगा। अब सोचने वाली बात यह है कि फंक्शन का रिलेशन से क्या कनेक्शन है, क्योंकि इतनी देर से तो हम ये सब इसीलिए पढ़ रहे थे। वेल, जो फंक्शन होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सभी रिलेशंस होते हैं, लेकिन सारे रिलेशंस फंक्शंस नहीं होते हैं। कुछ स्पेशल रिलेशंस होते हैं जो फंक्शंस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से स्पेशल रिलेशंस होते हैं। चलिए देखते हैं कौन से वो रिलेशंस होते हैं जो फंक्शंस कहलाते हैं। देखते हैं कि हम फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि हमेशा इतना कुछ लिखना तो पॉसिबल नहीं होता है, राइट? तो अगर हम कहते हैं कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, मान लेते हैं a एक सेट है, b एक सेट है, और a टू b अगर f एक फंक्शन है तो उसको हम डिनोट करते हैं f इज़ टू a टू b। ये जो एरो है ये बताता है कि ये फंक्शन a से b तक है। और ऐसे एक सिचुएशन में हम कहते हैं कि b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट a के एलिमेंट के इमेज हैं। तो हम कहते हैं b इज इमेज ऑफ a, जैसे कि 1 इज इमेज ऑफ 1, 4 इज इमेज ऑफ 2, 9 इज इमेज ऑफ 3, 16 इज इमेज ऑफ 4 एंड 25 इज इमेज ऑफ 5। तो इसे हम कहते हैं इमेज। और जो पहला वाला एलिमेंट है उसे हम कहते हैं प्री इमेज, यानी कि हम कहेंगे 2 इज प्री इमेज ऑफ 4, 3 is pre-image of 9, 4 is pre-image of 16 and 5 is pre-image of 25। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होने चाहिए, बट बेसिकली फंक्शन का लॉजिक आपको समझ आ गया। 2 सेट्स होंगे ए बी, ए से बी में अगर फंक्शन है हमारा तो हम उसे डिनोट करेंगे एफ ए टू बी। ठीक है, तो बी के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे इमेज एलिमेंट्स और ए के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे प्री इमेज।
A relation is said to be a function if every element of set A has only one image in set B. ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, जैसे यहाँ पर एक सेट ए बी यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक और सेट है, तो अभी हम किसी एक का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हम इस वाले सेट दोनों की बात करते हैं, सेट ए और बी। तो इनके अंदर सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 का जो है, यहाँ का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है। तो 1 हमारा इनपुट है तो 1 का आउटपुट है 1, 2 का इनपुट है तो आउटपुट है 4, 3 इनपुट है आउटपुट है 9, 4 इनपुट है आउटपुट है 16, 5 इनपुट है आउटपुट है 25। तो यहाँ पे हम देखते हैं हर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं है। तो जिस भी रिलेशन में ऐसा होगा कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, उसे हम कहते हैं फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ऐसा तो सभी जगह होगा। नहीं, ऐसा सब जगह नहीं होगा। अब हम ये दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ए से स्टार्ट होने वाले नाम किसके हैं, ए पॉइंट कर रहा है अमित को, बी से स्टार्ट होने वाले नाम हैं बिट्टू और भोली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक इनपुट के लिए दो आउटपुट्स हैं, करेक्ट। यानी कि सेट ए के एक एलिमेंट के लिए सेट बी में दो इमेज हैं। यानी कि ये जो है ये रिलेशन तो है, ये रिलेशन है, बट ये फंक्शन नहीं है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही वाले रिलेशन फंक्शन कहलाते हैं जिसके हर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होता है। हालांकि वैसा वर्सा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल इनपुट्स के लिए एक ही आउटपुट है, वो हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सिर्फ इस स्टेटमेंट को याद रखिए, एक इनपुट से एक ही आउटपुट जाना चाहिए, एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है ये फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे ये सेट है जिसके अंदर है 2 1 3 1 4 2। फंक्शन होने के लिए हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो क्या है, वो ये है कि जो सेट ए का हमारा एलिमेंट होगा, इसमें क्या क्या होगा, 2 3 4, इसमें हमें दिख रहा है ना, जो पहले एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में होंगे, जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं वो इस वाले सेट में होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 2 points to 1, 3 points to 1, 4 points to 2। बट इसमें हम देख रहे हैं कि दो इनपुट एक आउटपुट को पॉइंट कर सकता है, बट एक इनपुट दो आउटपुट को पॉइंट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इनपुट जो है एक अलग आउटपुट को पॉइंट कर रहा है, मतलब एक ही इनपुट से दो आउटपुट नहीं जा रहे हैं, इस वजह से ये फंक्शन है। दूसरा सेट देखते हैं Q। ये वाले सेट में दिखा रहा है कि जो पहला सेट है उसके अंदर है 2 3 और 4, और जो दूसरा वाला सेट है उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर भी हैं 2 3 4। तो ये दिखा रहा है ऐसे 2 से 2, फिर 2 से 4, फिर 3 से 3 और 4 से 4। यहाँ पे कुछ घपला है क्योंकि ये जो 2 है ये एक ही इनपुट दो आउटपुट को जा रहा है, जो कि फंक्शन होने के लिए पॉसिबल नहीं है। ये रिलेशन भले ही हो सकता है बट फंक्शन नहीं हो सकता है। फंक्शन में एक इनपुट से एक ही आउटपुट जाना चाहिए, एक इनपुट से दो आउटपुट कभी नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। तीसरा देखते हैं, r इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 4। इसको भी बना लेते हैं डायग्राम, तो हमें इजी रहेगा। इसमें इनपुट साइड में है 1 2 3 4 5 6, और इसके आउटपुट साइड में जो हमें यहाँ दिख रहे हैं वो है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और हम देख रहे हैं ये 1 पॉइंट कर रहा है 2 को, 2 पॉइंट कर रहा है 3 को, 3 पॉइंट कर रहा है 4 को, 4 पॉइंट कर रहा है 5 को, 5 6 को, 6 7 को। तो यहाँ पे भी कोई भी ऐसा एक भी इनपुट नहीं है जो दो आउटपुट को पॉइंट कर रहा हो, इसीलिए ये भी फंक्शन है। अब जब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम दो तरह की फंक्शन की बात करेंगे। एक होता है रियल फंक्शन, एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। जो रियल फंक्शन होते हैं उसके अंदर परमिसिबल इनपुट्स और परमिसिबल आउटपुट्स दोनों ही रियल होते हैं। परमिसिबल इनपुट्स क्या होता है, करेक्ट, डोमेन, और परमिसिबल आउटपुट क्या होता है, रेंज। तो यानी कि रियल फंक्शंस में डोमेन और रेंज दोनों ही रियल होते हैं। और रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है,
इनपुट भले ही रियल हो ना हो बट आउटपुट रियल होता है, यानी कि डोमेन भले ही रियल नंबर हो या ना हो बट जो रेंज है वो हमेशा रियल नंबर ही होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कांस्टेंट फंक्शन की, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसका आउटपुट एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि रियल नंबर है, इसका मतलब है जो रेंज होगा हमारा वो हमेशा वही कांस्टेंट वैल्यू होगी इरेस्पेक्टिव ऑफ कि जो इनपुट है वो कुछ भी हो, राइट। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम अलग अलग फंक्शंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ्स कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे और देखेंगे कि चाहे हमें कोई सा भी फंक्शन दिया हुआ हो हम कितनी आसानी से सबके ग्राफ्स बना सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन से, मतलब कि खुद की फंक्शन। तो fx इज इक्वल टू x। अब सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। जब भी हमें इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है उसमें x एक्सिस y एक्सिस होती हैं। तो इसमें हमारा जो ये fx है, fx बेसिकली क्या है, y की वैल्यू है। ये कहना चाह रहा है कि y की वैल्यू कैसे चेंज होगी x के साथ, जैसे ये fx फंक्शन बता रहा है, ठीक है। यानी कि इस केस में अगर हम इस तरह का एक टेबल बनाते हैं कि ये x है और ये y है, ठीक है, और y हमारा क्या है, f ऑफ x है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि x है, यानी कि y की वैल्यू हमेशा x के वैल्यू के बराबर होगी। तो x की वैल्यू चाहे -1 हो, -2 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, y की वैल्यू भी वही होगी जो x की वैल्यू है, राइट। तो इसके हिसाब से अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करें, जैसे जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, जब x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू भी 2 है, जब इसकी -2 है इसकी भी -2 है, और इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। और इसको देखते हुए, इस पैटर्न को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो डोमेन होगा वो होंगे सारे रियल नंबर्स और जो रेंज होगा वो भी होंगे सारे रियल नंबर्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही जो हैं उसमें हमारे सारे ही रियल नंबर्स परमिसिबल हैं। और ग्राफ हमारा एज यूजुअल एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। मतलब कुछ भी हो जाए फंक्शन तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी। तो fx इज इक्वल टू k। अब ये k कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 200 हो सकती है, बट fx की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें कि x के साथ साथ y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, तो y यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो चाहे x की वैल्यू -1 हो, -2 हो, 0 हो, 1 हो या 2 हो, y की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे अगर y की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू जो है हमेशा ही हर एक सिचुएशन में 3 ही होगी। तो इसीलिए आप देख रहे हैं x की चाहे कुछ भी वैल्यू हो बट y हमेशा कांस्टेंट है, करेक्ट। तो y हमेशा 3 ही है। तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डोमेन होगा ये होंगे ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज होगा यानी कि जो परमिसिबल आउटपुट है वो क्या होगा, उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू है और वो वैल्यू है k, यानी कि वो एक ऐसा सेट है जिसकी एक ही कांस्टेंट वैल्यू है। और इसमें हम देख ही रहे हैं कि जो ग्राफ होगा वो एक लाइन होगा जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। इसी तरह से हम अलग अलग फंक्शंस के ग्राफ बना सकते हैं। इस क्रैश कोर्स वीडियो में मैं डिटेल में सारे ग्राफ्स नहीं बता रही हूँ, बट हमारी डिटेल्ड वीडियोस में मैंने बता रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्विकली देख लेते हैं एक बार रैशनल फंक्शन, जिसमें हम रेशियोज की बात करेंगे, जैसे कि fx/gx, इस तरह के फॉर्मेट की बात करेंगे। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/x, fx अगर 1/x है और उस केस में किस तरह से चेंज होगा, x की वैल्यू चेंज जैसे जैसे होगी तो y की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगी, वो 1/x होती जाएगी। यानी कि अगर x की वैल्यू -1 है, -2 है, 0 है, 1 है, 2 है, तो उनमें fx की वैल्यू क्या होती जाएगी, राइट। तो वो हम इसमें से निकाल सकते हैं इस तरीके से। और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ का पैटर्न कुछ यूं आएगा, ठीक है। और इसमें डोमेन और रेंज जो है ये दोनों डिपेंड करता है fx की वैल्यू पे कि हमारा फंक्शन क्या है, राइट। क्योंकि यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई फंक्शन तो है नहीं, फंक्शन चेंज होते रहेगा। तो फंक्शन के हिसाब से हम बताएंगे कि डोमेन और रेंज क्या होगा। मॉड्यूलस फंक्शन की अगर हम बात करें, यानी कि मॉड x, इसका मतलब है कि इनपुट जो है x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो बट y हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो अगर x के साथ हम y को प्लॉट करें, x की वैल्यू चाहे -1 हो, -2 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, y जो है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा, इसमें नेगेटिव वैल्यू का कोई स्कोप नहीं है।
इसीलिए हम देख रहे हैं कि x भले ही नेगेटिव की तरफ जा रहा है बट y जो है वो हमारा पॉजिटिव ही है। तो इस केस में डोमेन जो है ये मतलब इनपुट्स के एंड में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव सभी आ सकता है रियल नंबर, बट रेंज जो है ये सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स ही होंगे, यानी कि परमिसिबल आउटपुट्स जो हैं ये सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। तो इसका जो पैटर्न होता है चेंज का वो कुछ ऐसा होता है कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, x अगर नेगेटिव होती है तो ये -1 होती है, और जब x 0 होती है तो ये भी 0 होती है। तो इसका ग्राफ हम देख रहे हैं कि 0 पे 0, 1 अगर है, अगर पॉजिटिव है, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो y की वैल्यू हमेशा 1 है, x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो y की वैल्यू हमेशा -1 है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। और डोमेन हम कह सकते हैं इनपुट्स एज इन सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन रेंज जो है इसके पॉसिबल आउटपुट्स सिर्फ 3 ही हैं, -1, 0 और +1। ठीक है, तो इसीलिए इसकी रेंज जो है काफ़ी स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, बट डोमेन में कुछ भी अलाउड है। जिस तरह से हम नंबर्स के साथ अलग अलग ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक उसी तरह से हम फंक्शंस के साथ भी ये सारी अलजेब्रा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम फंक्शंस के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह करते हैं। हम ऑब्वियसली बात करेंगे एडिशन की, जिसमें हम 2 फंक्शंस को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन की जिसमें दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, अगर a कोई स्केलर क्वांटिटी है तो a के साथ हम fx यानी कि फंक्शन को इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और 2 फंक्शन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे fx मल्टीप्लाइड बाई gx, ये भी हम कर सकते हैं। कोशेंट अगर हमें निकालना हो तो हम fx बाई gx के फॉर्म में इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर gx इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो बाकी अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। हालांकि इन सारे फंक्शंस के बारे में हमने और ज़्यादा डिटेल में अपने डिटेल्ड वीडियोस में बता रखा है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई, इसको हम मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, -4x माइनस एक्स प्लस 4, -4x माइनस एक्स से -5x मिलेगा, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ये इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1x माइनस 4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। अब हमें पता है कि रियल नंबर्स में डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता है। अब चूंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 जो है ये 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि x माइनस 1 0 नहीं हो सकता है और x माइनस 4 भी 0 नहीं हो सकता है, और इसका मतलब है कि x जो है वो 1 नहीं हो सकता है और x जो है ये 4 भी नहीं हो सकता है। तो अब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब कि कौन से इनपुट्स पॉसिबल हैं। तो इसके इनपुट्स जो हैं ये सारे रियल नंबर्स पॉसिबल हैं एक्सेप्ट 1 and 4। तो डोमेन क्या हो जाएगा? हम डोमेन को लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, 4। सारे रियल नंबर्स, खाली उसमें से 1 और 4 को हटा दो। Question number 2. Let a is equal to 1, 2, 3, 4, b is equal to 1, 5, 9, 11, 15, 16 and function is equal to 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11. ठीक है, हमें बताना है कि is f a relation from a to b और is f a function from a to b। हमें बताना है कि ये f फंक्शन है कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बेस्ट होता है एरो डायग्राम बनाना। तो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4। सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 5, 9, 11, 15 और 16। ठीक है, तो ये फंक्शन बता रहा है 1 points to 5, 2 points to 9, 3 points to 1, 4 points to 5, 2 points to 11। ठीक है, अब बताना है कि क्या f रिलेशन है। रिलेशन तो है, क्योंकि रिलेशन का यही मतलब होता है कि इसका a का एक एलिमेंट के साथ b के एक एलिमेंट का कनेक्शन हो, तो ये रिलेशन तो है। क्या ये फंक्शन है? फंक्शन के लिए जो मेन क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि जो इनपुट साइड के एलिमेंट्स हैं
उसमें एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो इनपुट 2 है इसके लिए दो आउटपुट है 9 और 11, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं f(x) और g(x) और हमें बताना है कि f जो है यहाँ पे एक फंक्शन है और g जो है एक फंक्शन नहीं है। हमें बेसिकली ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें देखने पड़ेंगे कि इसके इनपुट्स और आउटपुट्स के वैल्यूज़ क्या क्या हैं, राइट। तो सबसे पहले f(x) की बात करेंगे। तो हम ये देखेंगे जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती है f(x) की वैल्यू को क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 0 से लेकर 3, 3 से लेकर 10। तो बेसिकली x की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर के 10 तक। और आउटपुट क्या है, 0 से लेकर 3 तक इसका आउटपुट है x²। तो यानी कि ये हो जाएगा 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। उसके बाद 3 से लेकर के 10 तक है 3x, 3 से 3x यानी कि 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 3 18, 7 इंटू 3 21, 8 इंटू 3 24, 9 इंटू 3 27, 10 इंटू 3 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट का जो मैपिंग है वो इस तरह से है कि एक इनपुट जो है वो एक ही आउटपुट को पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ये एक फंक्शन है, क्योंकि एक इनपुट दो आउटपुट को पॉइंट नहीं कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन है। अब बात करते हैं gx की। तो उसमें देखते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती है gx की वैल्यू को क्या होता है। तो यहाँ पे x जो है 0 से लेकर 2, फिर 2 से लेकर 10, तो कुल मिला के 0 से लेकर के ये 10 तक है। 0 से 2 तक ये x² है आउटपुट, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर यानी कि 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4। 2 से लेकर के 10 तक ये लेस देन इक्वल टू है, यानी कि 2 से लेकर के 10 तक 3x है। तो 2 से लेकर के 2 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो 2 में ये 6 भी हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 3 18, 7 इंटू 3 21, 8 इंटू 3 24, 9 इंटू 3 27, 10 इंटू 3 30। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं एक इनपुट के लिए यहाँ पे दो पॉसिबल आउटपुट्स हैं, जो कि फंक्शन के केस में पॉसिबल नहीं होता है। एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट दो आउटपुट को पॉइंट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए g जो है ये फंक्शन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सभी के दिमाग में रिलेशंस और फंक्शंस को लेके जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हुए होंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने जाएंगे तो अधिकतर क्वेश्चंस आप खुद से बिना किसी की हेल्प के खुद से कर पाएंगे। और अगर आपका कोई भी फीडबैक हो, कुछ भी सुझाव हो, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप इसी चैप्टर के डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें हमने और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप हमारी डिटेल सीरीज़ भी देख सकते हैं। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।